साल 1984 अक्टूबर की 31 तारीख को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी अपने पीएम आवास से निकलकर ऑफिस की तरफ जा रही थी, जहां पे उनका एक इंटरव्यू का शेड्यूल था। उनके साथ पैदल ही कांस्टेबल नारायण सिंह, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर आर.के. दवन भी पैदल ही चल रहे थे। आगे कुछ दूर चलने पे रास्ते में उन्हें उनका बॉडीगार्ड बेअंत सिंह मिला, जो करीब 10 साल से पीएम आवास में तैनात था, जिसे देखकर हर रोज की तरह ही इंदिरा गांधी मुस्कुराई। फिर जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां इंदिरा गांधी पे चला दी। इंदिरा गांधी अचानक हुए इस हमले में खून से लथपथ जमीन पे जा गिरी। उसके बाद बेअंत सिंह के साथी सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटेड गन से इंदिरा गांधी पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी। कुल 33 गोलियां उन्हें लगी, 26 गोलियां उनके शरीर के आर पार निकल गई, जबकि 7 गोलियां उनके शरीर में ही रह गई। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया था। गोलियों की आवाज सुनकर दूसरे लोग भागकर आए और उनको एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 4 घंटे तक उनका इलाज चला, जहां उन्हें टॉप के डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। उनकी मौत की खबर से पूरा देश शॉक रह गया और इसके चलते पूरा देश सिख विरोधी दंगों से जल उठा। तो आइए जानते हैं कि आखिर 10 सालों से सुरक्षा में तैनात उनके सिपाही ने तकनीक, उर्वरक और उच्च उपज वाले बीजों के इस्तेमाल से भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। कुछ ही सालों में भारत खाद्यान्न उत्पादन में इतना सक्षम हुआ कि अनाज आयात पर निर्भरता खत्म होने लगी। ये इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए आर.एन. काव के साथ मिलकर RANW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। इसके बाद इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया 1969 में। उन्होंने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया। इस फैसले का असर सीधा गरीब और किसानों पर पड़ा। अब कर्ज और बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहीं, गांवों और छोटे किसानों को भी बैंक से जुड़ने का मौका मिला। ये कदम जनता में बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन पार्टी के भीतर इंदिरा और सिंडिकेट की जंग और तेज हो गई। उसी सिंडिकेट में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इस चीज का विरोध किया, तो उनको डिसमिस करके फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंडर ले ली। इसी समय देश में प्रिवी पर्स का जिक्र खूब चल रहा था। प्रिवी पर्स में जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको एक तय रकम की ऐड मिलती थी, जो आजादी के समय भारत में शामिल होने के लिए इनको दी जाती रही है। तो इंदिरा का कहना था कि प्रिंसली स्टेट को पहले ही एसेट्स, सब सुख सुविधा मिल रही है, तो वो इन प्रिवी पर्स को खत्म करके इन पैसे को गरीबों के काम में लगाना चाहती थी। लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुई,
तो 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में 26th अमेंडमेंट के जरिए प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इन सब फैसलों से इंदिरा भारत की जनता के दिलों पर राज करने लगी और सबकी जबान पर एक ही नाम था, इंदिरा गांधी। इसी साल 1971 में आम चुनाव होने वाले थे और इसी चुनाव में इंदिरा ने अकेले अपने दम पर 352 सीट जीतकर एक तरफा सरकार बनाई और उसी साल 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो इंदिरा ने अपना कौशल दिखाते हुए मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को झुका दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश बना दिया जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने अगले 3 साल बाद एक शानदार कदम उठाकर कई देशों के विरोध के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। अपने इन्हीं लाजवाब फैसलों और रणनीतियों के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी आइडेंटिटी आयरन लेडी के रूप में स्थापित कर दिया। इंदिरा गांधी का कद आसमान छू रहा था, जनता उन्हें शक्तिशाली नेता मानने लगी थी और विपक्ष बिखरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वही लोकप्रियता उनके लिए बोझ बनने लगी। सत्ता का केंद्रीकरण, विपक्ष का उभार और व्यक्तिगत चुनौतियां, इन सब ने मिलकर इंदिरा को एक ऐसे फैसले की ओर धकेल दिया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय बना, आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि रायबरेली से उनके चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ था। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला और 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी ठहराया गया। उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ये फैसला इंदिरा गांधी के लिए बिजली गिरने जैसा था। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी वैधता ही सवालों में पड़ गई थी। इसी समय बिहार से जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में छात्र और युवा आंदोलन खड़ा हुआ था। जेपी ने साफ कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उनका आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, विपक्षी नेता एकजुट होने लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मेहनत की, जिसका फायदा उन्हें 1980 के आम चुनाव में मिला और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और साथ ही पंजाब विधानसभा का चुनाव भी जीत लिया और वहां की सरकार का जिम्मा भिंडरावाला को दिया गया। और वहां के विपक्षी पार्टी अकाली दल ने पंजाब की संस्कृति, भाषा और विशेष अधिकार वाले पुराने मुद्दों को उठाना
चाहती थी। इसलिए गोल्डन टेम्पल को खाली करवाने के लिए इंदिरा गांधी ने साल 1984 में सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दे दिया, जिससे इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर कार्रवाई करते हुए एक्सट्रीमिस्ट से फ्री कर दिया। इस ऑपरेशन में एक्सट्रीमिस्ट समेत सैकड़ों लोग मारे गए और साथ ही गोल्डन टेम्पल के एक हिस्सा में अकाल तख्त बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। भले ही ऑपरेशन वहां से एक्सट्रीमिस्ट को हटाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन गोल्डन टेम्पल में सेना की इस कार्रवाई से सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से काफी नाराज हो गई थी। सिख कम्युनिटी इसे अपने रिलीजियस और बिलीफ कल्चर पर हमले की तरह मान रही थी। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में बहुत बड़े हादसे और दंगों की नींव रख दी थी। इंदिरा गांधी को भी सिखों की नाराजगी का पता था, इसलिए उन्होंने उनके गुस्से को दूर करने की काफी बार कोशिश की। सिखों के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, कई बार मंचों से भी साफ किया कि ये कार्रवाई सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ थी। उन्होंने सिख समुदाय के प्रति सहानुभूति रखते हुए कहा
सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी की तरफ तान दी और एक गोली चला दी। आसपास के लोग एकदम से भौचक्के रह गए। कोई उसे रोकता उससे पहले ही उसने 2 और गोलियां चला दी। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी गिर पड़ी। कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उन्हें गिरते हुए देखकर दूसरा आदमी सतवंत सिंह भी दहशत में आ गया। उसे डरता हुआ देखकर बेअंत सिंह उस पर चिल्ला उठा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और अंधाधुंध फायरिंग कर दी और एक साथ 30 गोलियां इंदिरा गांधी को दाग दी। जैसे ही उन्हें रोकने के लिए रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, सतवंत सिंह ने अपनी गन उसकी तरफ तान दी और फायरिंग कर दी, जिससे रामेश्वर दयाल भी बुरी तरह घायल। इसके बाद बेअंत सिंह ने अपने शायद इंदिरा गांधी को बचा लिया जाएगा। भीड़ ज्यादा से ज्यादा होने लगी। पुलिस वाले को भीड़ कंट्रोल करने में दिक्कत आने लगी, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब लोगों को पता चला कि इंदिरा गांधी को नहीं बचाया जा सका।